देखो, मैंने 2 साल पहले एक किताब लिखी है अंग्रेजी में। उसका शीर्षक है ब्राह्मणिस बॉम्ब मुस्लिम्स हैंग। उसका मतलब है ब्राह्मणवादियों ने धमाके किए और मुस्लिम लटकाए गए। तो इस किताब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 2002 के बाद भारत भर में जो भी बम धमाके हुए वो सब ब्राह्मण्यवादियों ने किए, ब्राह्मण्यवादी संगठन ने किए और इल्ज़ाम मुस्लिमों पर लगाया गया। ये सब जानबूझ के किया गया और ये झूठ फैलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये झूठ फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं एक इस देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईबी और मीडिया में बैठे हुए ब्राह्मण्यवादी लोग। इन लोगों ने काम किया, जानबूझ के किया। मैंने जब एक किताब लिखने की ठानी तो उसके लिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, कई केसेस के चार्जशीट मंगवाए, जिस केसेस के कोर्ट में डिसीजन हुए थे उनके जजमेंट मंगवाए, इन्वेस्टिगेशन भी की, कुछ पेपर्स मंगवाए और उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो केसेस इन्वेस्टिगेशन में हैं या जो कोर्ट में प्रलंबित हैं वो तो ब्राह्मण्यवादियों ने किए ही हैं, ब्राह्मणवादियों ने। लेकिन जिन केसेस में कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला दे के मुस्लिमों को सज़ा दी है, वो केसेस, वो बम धमाके भी ब्राह्मणवादियों ने किया। इस नतीजे पर मैं पहुंचा। मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मेरे बुक में मैंने लिखा है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एक कॉन्स्पिरेसी है या जो साजिश है, ये सिर्फ बम धमाका होने तक सीमित नहीं है। बम धमाका होने में तो उनकी साजिश है ही है, लेकिन वो साजिश इन्वेस्टिगेशन में भी है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में नहीं, वो साजिश ट्रायल में भी है। सो बम धमाके से लेके इन्वेस्टिगेशन लेके ट्रायल तक ये सब मिलके साजिश है। तो मैंने कुछ केसेस का बहुत गहराई से निरीक्षण किया, उनका अध्ययन किया, तो उससे पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन, हर इन्वेस्टिगेशन की जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो झूठ है। हर केस का इन्वेस्टिगेशन झूठ पर ही आधारित है। वहाँ सच को छुपाया गया है और झूठ को आगे लाया गया है। ये जब आईबी, इसके लिए आईबी जिम्मेदार है और हर स्टेट में जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड हैं वो अलग अलग नाम से हैं। कहाँ एटीएस बोलते हैं, कहाँ उसे एसआईटी बोलते हैं, कहाँ स्पेशल सेल बोलते हैं। ये लोग इसके जिम्मेदार हैं ये छूट करने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन करते समय, ये तो धमाके ब्राह्मणवादियों ने किए थे, जब इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ सुराग मिलते थे, कुछ सबूत मिलता था या उसकी शक की सुई ब्राह्मणवादियों की तरफ निर्देश करती थी। जब ऐसा होता था कि जो सबूत है, जो सुराग है या जो शक की सुई है वो ब्राह्मण्यवादियों की तरफ निर्देश कर रही है,
तो ये जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ये क्या करती थी, ये उसे नज़रअंदाज करती थी। उस लाइन को पूरी तरह छोड़ देती थी और बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को अरेस्ट करके, उनको मार जोड़ करके, उनको टॉर्चर करके, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट, जैसे कबूली जवाब बोलते हैं, उर्दू में उसे इकबालिया बयान बोलते हैं, तो ये इकबालिया बयान या कन्फेशनल स्टेटमेंट लेते थे और सिर्फ उसी के आधार पर और कुछ इधर उधर से कुछ सामान सीज करते थे पंचनामा में, कि ये झूठ पंचनामा पुलिस कभी भी कर सकती है। ऐसे झूठ पंचनामा में तैयार किए हुए पंचनामा और ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो भी पुलिस के सामने लिया जाता है, उसके आधार पर ये चार्जशीट भेजते थे और इस चार्जशीट के आधार पर और इन कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती थी। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सभी मिलके एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो ऐसे 50 केसेस मैंने मेरे बुक में डिस्कस किए हैं, उनका ब्यौरा दिया है, केसेस की इंफॉर्मेशन दी है, इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन दी है, कोर्ट ने जो गलतियां की हैं वो भी मैंने बताई है। तो उसमें के 3, 4, 5 केसेस मैं आपके सामने अभी रखूँगा। वक्त तो नहीं है, आप किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद अभी उसकी मराठी में भी आया है, उसका नाम है बॉम्ब स्फोट, ब्राह्मण्यवादी दोषी मुसलमानाना फांसी। इसका जो अंग्रेजी था ब्राह्मणिस्ट बॉम्ब एंड मुस्लिम हैंग, उसका ये मराठी अनुवाद है। से मराठी में भी आई है, अगर आप चाहे तो हिंदी में भी आ रही है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी केसेस दिए हैं, लेकिन उसमें के 4-5 केसेस सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं ले सकता। उसमें कि एक केस आपको सबको सुन के पता होगी, 2006 में औरंगाबाद के नज़दीक एक RDX, बहुत बड़े पैमाने पर RDX और AK-47 के राइफल्स और उनका एम्यूनिशन बरामद किया गया। तो वो केस ऐसी है कि एक टाटा सुमो जा रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें RDX है और AK-47 है, तो उन्होंने उसे चेस करना शुरू किया, उस गाड़ी को पकड़ा, उसमें जो 2 लोग थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और उसमें से काफ़ी पैमाने पर RDX, AK-47 और भी माल बरामद किया। उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा RDX वगैरह मिला। फिर उन्होंने ये जो टाटा सुमो का मालिक है, वो मालिक ढूंढ निकाला, यानी पुलिस ने कहा वो मालिक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो। तो वो मालिक का नाम था रफीक शेख। तो पुलिस ने चार्जशीट में ऐसा बताया है कि ये जब गाड़ी पकड़ी गई उसके 11 दिन पहले ये गाड़ी रफीक शेख के नाम पर बीड़ के RTO में रजिस्टर हुई थी और उन्होंने उसका RC रजिस्टर और रिकॉर्ड भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और फिर वो रफीक शेख ने जो बयान दिया, उस बयान पर पूरी केस है। तो उसने रफीक शेख ने 2 लोगों के नाम बताए कि ये 2 लोगों ने मेरे पास से गाड़ी ले गए थे, उन्होंने क्या किया मुझे मालूम नहीं। उसे उन्होंने विटनेस बनाया, वो मालिक को। और ये 2 लोग थे, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट ले गए और उन्होंने दोनों ने जो स्टोरी बोली
उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन है। यानी इन शॉर्ट वो रफ़ीक शेख ने जो बताया, रफ़ीक शेख यानी फाउंडेशन है, उसका बुनियाद है। रफ़ीक शेख के स्टेटमेंट पर पूरा इन्वेस्टिगेशन है। और रफ़ीक शेख कौन है कि जिसके नाम पर BDO RTO में ये टाटा सुमो रजिस्टर हुई थी 11 दिन पहले। मुझे शक आया, मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में RTO BDO से बीड के RTO से इंफॉर्मेशन मांगी कि भाई ये जो गाड़ी है ये रफ़ीक शेख के नाम पे कब ट्रांसफ़र हो गई। उनका जवाब क्या आया? उनका जवाब आ गया कि ये गाड़ी हमारे BDO RTO में रजिस्टर ही नहीं हुई। और फिर उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ हमारे रिकॉर्ड पे नहीं मिलने से हमने कंप्यूटर का जो स्टेट लेवल का रिकॉर्ड है वो देखा, तो उससे पता चला कि BDO RTO में तो आई नहीं, बीड RTO में, लेकिन वो रफ़ीक शेख के नाम पर कभी भी नहीं थी। यानी पूरी केस झूठ थी। उन्होंने रिकॉर्ड जो सबमिट किया कोर्ट में वो भी झूठ था। लेकिन ये बात ना तो डिफेंस के एडवोकेट ने कोर्ट के सामने लाई, ना कोर्ट ने खुद होकर उसकी इंक्वायरी की। अभी हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने उनको सबको सजा दी और वो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 10 साल से पेंडिंग है, अभी भी उसका डिसीजन नहीं हो रहा। अरे एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं चलता। जितने दोषी कोर्ट हैं उससे ज़्यादा दोषी वो एडवोकेट हैं, समझ लगता है। वैसे दूसरी केस मालेगांव 2006 की तो आपको सबको पता है। मालेगांव 2006 के केस में करने वाले अलग थे, उनके नाम तो शुरू में ही पता चले थे, लेकिन उनको उन्होंने बाजू में रखा। 9 मुसलमानों को पकड़ लाए और उन्होंने बोला इन्होंने ही बम धमाके किए हैं। जिस दिन धमाके किए उस दिन एक वहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। दूसरा उसके पहले 2 महीने से बॉम्बे पुलिस के कस्टडी में था। तीसरा 24 घंटे पुलिस की निगरानी में था। चौथा अपने गांव में था। लेकिन ये सबके DCP लेवल के पुलिस ऑफिसर्स ने, यानी पुलिस जिसे SP लेवल ऑफिसर बोलते हैं, उसने इनके झूठे स्टेटमेंट्स बनाए, कन्फेशनल स्टेटमेंट, और उनके आधार पर चार्जशीट भेजा और वो 5 साल अंदर रहे। 5 साल ये लोग अंदर रहे और 5 साल के बाद जब लोग जोर लगाने लगे तब उसका री इन्वेस्टिगेशन हुआ और री इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये 9 लोग जो 5-6 साल से अंदर हैं ये बेगुनाह हैं, इन्होंने कुछ भी किया नहीं। और ये जो RSS के, अभिनव भारत के, जय वंदे मातरम के, ये लोगों ने ये किया है। ऐसा करके उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ नया चार्जशीट दाखिल किया। लेकिन ATS डर गई। ATS बोली अगर ये चार्जशीट आया और कैंसिल हो गया तो फिर हम जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने वो जो 9 मुसलमान थे उनका चार्जशीट कैंसिल ना हो, वो डिस्चार्ज ना हो, इसलिए काफ़ी कोशिश की। लेकिन आखिर कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया, 9 के 9 लोगों को। अभी डिस्चार्ज होने के बाद फिर ATS को डर लगने लगा कि हम अगर डिस्चार्ज हो गए ये लोग तो अब ये कोर्ट में जाएंगे, हमने तो उनके झूठे कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए हैं, तो हम जिम्मेदार होंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए रिट पिटीशन में। अभी ATS हाई कोर्ट में गई है रिट पिटीशन लेके कि जो डिस्चार्ज किया है
ये गलत है, ये कैंसिल हो जाए। हाई कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकती, उनके खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 5 साल से पेंडिंग है केस, वो केस बोर्ड पे आने ही नहीं देते। अगर वो बोर्ड पे आ गई तो जिन जिन ऑफिसरा ने, उस वक्त वो डीसीपी थे, उस वक्त वो एसपी थे, आज उसमें से कुछ रिटायर हुए होंगे, आज में कुछ में से कुछ बड़े बड़े ओहदे पर होंगे, तो वो सब बड़े बड़े ओहदे पर होने वाले लोग ये जेल में जा सकते हैं। उसमें का एक ऑफिसर आज पुणे का कमिश्नर है, वो भी जेल में जा सकता है। लेकिन ये लोग आने ही नहीं देते। तो जो भी डिफेंस एडवोकेट हैं, जो भी अपने बड़े बड़े एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डालना चाहिए अलग सी, और इस पिटीशन का डिसीजन दे दो और इन ऑफिसरों पर कार्रवाई करो, ऐसा उन्होंने डिमांड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 5 साल से के लिए। तीसरी केस है, मैं आपको बताऊं, वो तो है एक 2006 में ही बॉम्बे में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, 7-8 ब्लास्ट हुए थे। वो भी इन्हीं लोगों ने, ब्राह्मणवादियों ने किए थे। उसमें उन्होंने गणेश खंडेराव नाम के एक दलित को फुसला के उसका उपयोग किया था। वो उसने आके मुझे खुद आके बताया है। तो 1 मिनट जरा अपन जरा 1 मिनट बोलना, मुझे डिस्टर्ब होता। हाँ, तो उसने मेरे सामने आके बताया है कि मेरा उसमें हिस्सा था, लेकिन मुझे जो बताया गया उतना ही मैं काम किया, मैं मेन आदमी नहीं था। मेरी किताब में भी मैंने वो लिखा है कि वो गणेश खंडेराव को अगर पूछताछ करेंगे तो ये सच निकल आएगा, लेकिन वो नहीं किया किसी ने। गणेश खंडेराव का स्टेटमेंट तक नहीं लिया। और किया क्या, कुछ मुसलमानों को अरेस्ट किया, हमेशा की तरह उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिए और चार्जशीट दाखिल की। ये जो लोग थे ये तो कॉन्फिडेंट थे, उनको तो मालूम था हमने कुछ किया ही नहीं। उनको एक आइडिया उनके दिन में ये आ गई कि भाई अपने पास, हर एक के पास मोबाइल है, ये जब जब भी ये बोलते हैं जिस दिन ये हुआ, उस दिन तो हम बॉम्बे में थे नहीं, कुछ लोग उसमें के अलग अलग जगह थे। तो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ नहीं थे, हमारे मोबाइल के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो चेक कर लो। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है ना कौन कहाँ था उस दिन। कोर्ट ने क्या किया होगा, कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो बचाव लेने का उनको पूरा अधिकार है, वो अधिकार ही छीन लिया कोर्ट ने। वो लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में टिप्से नाम के एक बहुत ईमानदार जज थे। अरे उन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ अपने कॉल रिकॉर्ड्स मांगे हैं, तुम्हें दे दो ना। तो उनको आखिर में कॉल रिकॉर्ड देना पड़ा। उसमें के 5-6 लोग के कॉल रिकॉर्ड, जब वो बॉम्बे में बम धमाके कर रहे थे, ऐसा पुलिस बोल रहे थे। एक था बिहार में, और उसी दिन वो नेपाल के पास उसका गांव है, तो नेपाल क्रॉस करके गया था। नेपाल क्रॉस करने को कुछ अपने को पासपोर्ट नहीं लगता, वहाँ सिर्फ एक बॉर्डर पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर पर नाम, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर लिख के जाना पड़ता है। बोला वो तुम चेक करो। दूसरा बोला मैं तो कलकत्ता में मेरे शॉप में था, और मेरा नसीब अच्छा कि उसी दिन मैंने ICICI बैंक का इंश्योरेंस लिया था, उसी दिन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक करो। तीसरा बोल रहा था कि मैं दिन भर मेरे ऑफिस में था,
हमारे वहाँ जो बुक रहता है साइन करने का, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर। तो वहाँ का मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ मास्टर में दोनों के सामने साइन करने पड़ते हैं, जाते समय भी और आते समय भी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर और एक दूसरा जिम्मेदार ऑफिसर। और पूरे ऑफिस के लोग बोल रहे थे, एक ऑफिस में था, तो ये लोग बोल लगे ठीक है, तुम्हारा, हमारे कोर्ट ने क्या बोला कि तुम्हारा अगर कॉल रिकॉर्ड भी अलग अलग जगह के हैं तो तुमने जानबूझ के किया होगा। तो बोले ये हमारा दूसरा जो रिकॉर्ड है वो चेक करो। कोर्ट ने वो भी नहीं चेक किया और उन्होंने सबको सज़ा दे दी। तो ऐसे बहुत कई केसेस हैं। पूना के तो 3 केसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक केस है जर्मन बेकरी की, बहुत मशहूर केस है। जर्मन की बेकरी के केस में जिस जगह धमाका हुआ उस जगह एक मोबाइल मिला, एक मोबाइल मिला। तो मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हुए थे, ये मोबाइल के टुकड़े मिले। उसमें एक सिम कार्ड मिला और एक जो बैक कवर का एक टुकड़ा मिला। अभी इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर अगर सिम कार्ड को पकड़ता तो वो उसे सिर्फ एक ही आदमी की तरफ ले जाता, और अगर ये बैक कवर का ढूंढते बैठता तो ये मॉडल के हजारों पीसीस होंगे, उसमें का किसी को भी हम पकड़ के ला सकते थे। तो अगर कॉमन आदमी को भी पूछेंगे तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का करना चाहिए था, तो बताएगा सिम कार्ड का। पुलिस ने सिम कार्ड को बाजू रखा और वो पीछे जो टुकड़ा है वो कंपनी का मोबाइल, वो मोहसिन बेग, क्या उसका नाम, हिमायत बेग ने बॉम्बे से खरीदा था। वो भी अनऑथराइज्ड डीलर से ऐसा एक झूठा गवाह क्रिएट किया और उसे उसमें अंदर डाल दिया, और उसे कोर्ट ने उसका जो भी एविडेंस था वो मान लिया। उसने भी क्या किया था, उसके पास 2 मोबाइल थे। उसने बोला जिस दिन ये हो गया उस वक़्त मेरे दोनों मोबाइल अलग अलग जगह थे, मैं अलग अलग जगह था। जिस दिन तुम बोलते हो कि मैं उदगीर में बॉम्ब बना रहा था उस वक्त मैं बॉम्बे में था, और जिस दिन तुम बोलते हो मैं पूना में बॉम्ब रख रहा था उस दिन मैं औरंगाबाद में था। और उन्हें दोनों मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड दिए। तो पुलिस बोला कि भाई ये तो खतरा हो गया। फिर पुलिस ने 2 बोगस विटनेसेस प्रोड्यूस किए, एक बॉम्बे का और एक औरंगाबाद का। और वो विटनेसेस बोले कि अमुक अमुक तारीख को ये मेरे पास 2 लेके आया, मेरे पास रखा, बोला कि मैंने बहुत लोगों के पैसे देने हैं, वो लोग पीछे लगे हैं, तो आप क्या करो, ये आपके पास रखो लेकिन चालू रखो, और फ़ोन आया तो उसको बोलो यहाँ हिमायत नहीं है और बंद कर दो। तो ऐसा एक बॉम्बे का विटनेस निकाला और एक औरंगाबाद का निकाला, और उनके वैसे झूठे बयान कोर्ट के सामने दिए। कोर्ट ने उनको मान लिया कि भाई ये जो 2 विटनेसेस हैं सच बोल रहे हैं, और कोर्ट ने जो भी इसके बैक साइड कवर का जो भी एविडेंस दिया था उसे भी मान लिया और उसे फांसी की सज़ा दे दी। और वो सिम कार्ड करने वाला था, उसका नाम था सारंग कुलकर्णी। उसका नाम भी उधर गोवा में निकल आया था, गोवा के ब्लास्ट में, उसकी तरफ गए ही नहीं वो। हिमायत बेग को यहाँ के कोर्ट ने फांसी दी। हिमायत बेग हाई कोर्ट में गया,
हाई कोर्ट ने देखा तो ये तो बेवकूफ़ भी है, तो हाई कोर्ट ने वो जो दो विटनेसेस थे उनके एविडेंस को नहीं माना, उसने हिमायत के जो भी कहना था उसे मान लिया और उसे उसमें बाइज्जत बरी किया। कौन से केस से? जर्मन बेकरी के केस से। लेकिन उस पर और एक चार्ज लगाया था कि वो अपने गांव उदगीर में उसके घर में थोड़ा आरडीएक्स मिला था। आरडीएक्स मिला था, यानी आरडीएक्स पुलिस कहाँ से भी निकाल सकती है ना। तो वो पंचनामा था, वो पंचनामा हाईकोर्ट ने सच माना और उसके लिए जो 10 साल की सज़ा दी थी वो कायम रखी। जर्मन बेकरी ब्लास्ट से छूट गया। उदगीर के आरडीएक्स केस में 10 साल की सज़ा हो गई। पुलिस के पूना के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ क्या आ गई, हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा कम करके 10 साल की सज़ा दी। आप कौन सा भी पेपर निकालिए। लेकिन सच क्या है कि उसे जर्मन बेकरी से बाइज्जत बरी किया और उस केस में उसे वो सज़ा दी। लेकिन वो भी झूठ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से भी वो छूट जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी चली गई ना। तो मैं जिम्मेदार पकड़ता हूँ अगेन कोर्ट को, एडवोकेट्स को। ये सिम कार्ड मामला किसी एडवोकेट के दिमाग में ही नहीं आया। उन्होंने जो केस पुलिस ने प्रोड्यूस की थी वो केस में अटक गए और उसमें ही घूमते रहे। और उसमें नुकसान किसका हो गया? इन बच्चों का नुकसान हो गया। तीसरी केस है यहाँ की फरासखाना पुलिस स्टेशन, वहीं पर दगड़ी शेठ का एक मंदिर है, वहाँ एक स्फोट हो गया। वो किसने किया था? पुलिस की इंक्वायरी में, इनिशियल इंक्वायरी में आया कि उस इंक्वायरी करते समय 3 मोबाइल मिले। तो वो 3 मोबाइल थे धारवाड़ के एक शिवराज कुलकर्णी नाम के लड़के, एक बूढ़ा आदमी है शिवराज कुलकर्णी। पुलिस ने वो 3 जो मोबाइल थे उनका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया और 5 लोग कहाँ से पकड़ लाए? पकड़ भी नहीं लाए। शक जताया कि ये ब्लास्ट फराज खाना का भोपाल मध्य प्रदेश के 5 मुसलमानों ने किए हैं। कुछ एविडेंस नहीं, उनको अरेस्ट नहीं, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं। कुछ झूठे सीसीटीवी किए उन्होंने। झूठे इसलिए किए, कोर्ट में अगर प्रोड्यूस करते तो उनका टेस्ट होता, वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए किए। तो विदाउट चार्जशीट, विदाउट प्रोड्यूसिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उनको उन्होंने अक्यूज डिक्लेयर किया। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी एविडेंस नहीं। और बाद में खराज साहब उनको दिखाया कि वो जेल छोड़ के तोड़ के भाग गए और उनको 2 एनकाउंटर में 5 लोगों को मार दिया। चार्जशीट नहीं, एविडेंस नहीं, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट तो कम से कम दूसरों के थे, वो भी नहीं, उनको मार दिया। और यहाँ के कोर्ट को बोला कि अब ये केस खत्म हो गई, ये बंद कर दो, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही बंद कर दो, क्योंकि उनको शिवराज कुलकर्णी को बचाना था। और कोर्ट ने एक ही दिन में, जिस दिन अर्जी आई उसी दिन वो केस बंद कर दी। बहुत अजीब बात है। अभी यहाँ के एक तौसीफ शेख नाम के एक एडवोकेट हैं, मेरे कहने पर ही उन्होंने कोर्ट में अर्जी की है और उनको बोला ये केस फिर से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुआ था, तो बंद करने का सवाल ही नहीं आता। तो 4 साल हो गए वो एप्लीकेशन देके यहाँ के कोर्ट में। 4 साल में कोर्ट ने कुछ रिप्लाई ही नहीं दी। वो सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज मांग रहा है अपने एप्लीकेशन के, वो भी नहीं दे रहे। उनको मालूम है
कि इसका री इन्वेस्टिगेशन हो गया तो ना सिर्फ वो शिवराज पाटिल अटकेगा, लेकिन एटीएस के जो भी ऑफिसर है वो भी अटकेंगे। तीसरी केस हुई थी, एक छोटी केस हुई थी जंगली महाराज रोड पे, वहाँ भी 3-4 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए थे। तो वो ब्लास्ट करते समय एक दयानंद पाटिल नाम का लड़का, कि जो पतित पावन संगठन से जुड़े एक आदमी के यहाँ नौकर है, वो हाथ में से वो एक ये लेके जा रहा था एक्सप्लोजिव, और ब्लास्ट हो गया और वो जख्मी हो गया, और वो सब सच बोलने लगा। तो उसे झट से पुलिस ने उठाया, ससुन हॉस्पिटल में रखा, सबसे मिलने से मनाही की, 8-10 दिन वहाँ रखने के बाद वहाँ से उसे गायब किया। कहाँ गायब किया पता नहीं, वो यहीं पे नहीं था, वो अपने काम पर भी नहीं था, और उसका गांव कहीं तो कर्नाटक में, वहाँ भी नहीं था। और फिर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद एकदम चार्जशीट ही दाखिल हो गई कि जिसमें 5 मुसलमान लोगों को, नगर के हैं कुछ, औरंगाबाद के कुछ, ऐसे 5 मुसलमान लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई, और वो दयानंद पांडे को, वो दयानंद पाटिल को विटनेस बना दिया। तो ऐसे सब ये केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस का मैंने डिस्कशन मेरे इसमें किया है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ में ब्राह्मण निकल आते हैं, हर चीज़ में मुसलमानों को डाला जाता है। एक फेमस केस है पुणे की से संबंधित, तो इसलिए वो मैं बताता हूँ और मैं ख़त्म करता हूँ। वो केस है 3 जो ब्लास्ट 2008 में हुए थे, एक अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली। ये 3 ब्लास्ट के बाद या 3 ब्लास्ट के पहले ईमेल भेजे गए थे, कुछ ब्लास्ट के पहले और कुछ ब्लास्ट के बाद ईमेल भेजे गए थे। किसके नाम से? इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, कि ये हमने किया है। तो ये जब कोई ईमेल आता है तो उसकी एक मेथड है, टेक्निकल मेथड, उसे ट्रेसिंग द फुटप्रिंट बोलते हैं। तो जहाँ से ईमेल आया उसके पीछे 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 टेक्निकल प्रोसेस है आने का, और जिस लैपटॉप से वो ये हो गया वो लैपटॉप पे वो आता है। तो ये तीनों केसेस में उन्होंने वो लैपटॉप ट्रेस किए, 3 लैपटॉप। अजमेर के नहीं, कौन सी बोली में, अजमेर, जयपुर के केस का जो वो ईमेल भेजा था उसका ट्रेस कहाँ निकला? एक मधुकर मिश्रा नाम का एक आदमी था बॉम्बे में, उसके लैपटॉप में निकला। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका बैक ट्रैकिंग करते हुए जब आ गए तो किसका लैपटॉप ट्रेस हुआ? दीपक पांडे नाम का बॉम्बे में ही ट्रेस हो गया। और अहमदाबाद का जब बैक ट्रेस किया तो वो एक अमेरिकन के वुड नाम का था, उसका ट्रेस हो गया। आप बोलेंगे अभी के वुड का क्या ब्राह्मणवाद से संबंध? लेकिन के वुड को उसके बाद में आईबी ने देश छोड़ के जाने में मदद की। उसके खिलाफ रेड ये ऑर्डर थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं उसे क्या, उसे एक ऑर्डर का नाम है, वो ऑर्डर थी। वो ऑर्डर निकलने के बाद कोई भी देश छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो ऑर्डर होने के बावजूद भी वो गया, और ऐसा सिर्फ आईबी की मदद से आदमी कर सकता है। इसका मतलब उसका आईबी से संबंध था। लेकिन ये तीनों भी जो थे, मधुकर मिश्रा, दीपक पांडे और केन हेवुड, ये सब ब्राह्मण्यवाद से संबंधित थे। लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट कैसे किया?
पुना के मंसूर पीर भाई, मुबीन शेख और आसिफ शेख, ये 3 लोगों को अरेस्ट किया। और एविडेंस क्या दिखाया कि वो तीनों ने मान लिया है कि हमने ये किया। हमने कैसा किया कि ये तीनों के घरों के बाहर हमने एक गाड़ी छूटी लगा दी, उनका वाईफाई हैक किया, उनके घर के बाहर गाड़ी लगा के और ये किया। और उस तीनों में से एक के लैपटॉप में उन्होंने मैनिपुलेट करके ये 3 डाल दिए। अगर उसका टेक्निकल जब चेकिंग होता है तो पता चलेगा कि ये बाद में डाला हुआ है। तो इस केस में ये लोग 10 साल अंदर हैं। कोर्ट एडवोकेट ने 2 ही मांगे करनी है। एक कि ये जो बैक ट्रैक का जो टेक्निकल ट्रेसिंग फुटप्रिंट निकाला उनका रिपोर्ट दे दो, और जिसके ये 3 लोगों में से जिसके लैपटॉप में ये मैनिपुलेट किया गया उसका टेक्निकल चेक कर लो टेक्निकली, तो इससे पता चलेगा कि ये सब झूठ है। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, कोर्ट ने भी नहीं किया, 10 साल से अंदर है। तो ऐसी चीज़ें सब मैंने इसमें डाली हैं। तो आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसे 50 केसेस आपको समझेंगे कि जिसमें सभी बम धमाके केस में ब्राह्मण्यवादी संगठन या ब्राह्मण्यवादी व्यक्ति है। लेकिन हर चीज़ में, हर केस में मुसलमान को गिरफ्तार किया गया है और उसे सज़ा दी गई है। तो जैसे मैं बताता हूँ, इसके लिए जितने ब्राह्मण्यवादी जिम्मेदार हैं, जितने आईबी जिम्मेदार हैं, जितने जांच एजेंसी जिम्मेदार हैं, उतनी कोर्ट जुडिशियली भी जिम्मेदार है। तो ये किसी न किसी ने बताना चाहिए। मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि कोई भी जज इसमें का मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उनको पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। तो आप ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। सिर्फ बुक लिख के मैं रुकना नहीं चाहता। तो बुक लिखने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसका मकसद सही हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एनजीओ या कोई संगठन या कोई एडवोकेट का संगठन मिलके एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी दाखिल करे और उनको बोले कि जो भी केसेस हैं इनका फेयर इन्वेस्टिगेशन मत करो, सिर्फ ये देखो कि इसमें जो भी एविडेंस है वो सही है क्या नहीं, पुख्ता एविडेंस है क्या नहीं, इसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस है क्या ये पूरे केसेस सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पे हैं, ये देख लो। अगर आपको लगे कि इसमें पुख्ता सबूत नहीं है तो उनको रिहा कर दो। अगर आपको लगे तो इसमें कुछ ना कुछ सबूत है तो केस को चलने दो। कम से कम 80% लोग तो उसमें से छूट जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। तो आप लोग, मैं इस माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह की कुछ कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद।